अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आगाज़ किस्त में कुंदुगदु को रात के वक्त खेमा में दिखाया जाता है। कुंदुगदु सुलेमान की चीजों को देख के अफसुर्दा होते हैं। इतने में वहाँ अर्तुगरुल साहब भी पहुँच जाते हैं। कुंदुगदु कहते हैं कि जब भी मैं सुलेमान की तरफ देखता था मुझे उसके अंदर तुम दिखाई देते थे अर्तुगरुल भाई। इसकी भी तुम्हारी तरह पागल नजरें थीं, शोला बयान और लापरवाह दो टोक। जब भी मुझे तुम्हारी याद आती थी मैं अपने बेटे सुलेमान को देखता था, लेकिन यही तकदीरे इलाही है, वो शहीद हो गया और काली धरती में दफन हो गया। अगरचे ये बहुत पहले की बात है, जो बातें तुमने मुझसे कही वो अभी तक मेरे कानों में गूंजती हैं। गैर रस्मी तौर पर ये हमारे लिए माजी के खूबसूरत दिन है। अर्तुगरुल कहते हैं ये सिर्फ हम ही जानते हैं कि अपनों के बिछड़ने का दुख कितना तकलीफ दे होता है। हमने इनकी कब्रों को अपने आंसुओं से तर किया। हम इन्हें अपनी फातिहा में याद करते हैं। बाबा, हलीमा, सुलेमान और बहुत से शहीद हमने अपने भाइयों जैसे दोस्तों को काली मिट्टी में दफन किया। कुंदुगदु कहते हैं कि मेरे भाई, इतनी मुसीबतें काटने के बाद हमने तकालीफ का मुकाबला किया। अर्तुगरुल कहते हैं कि अल्लाह के हुक्म से हम अपने भाईचारे को ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे भाई, जिस तरह हमारा चन्नार बढ़ेगा। कुंदुगदु कहते हैं कि अल्लाह के हुक्म से मेरे भाई होगा। अब देखो वक्त आ गया कि जिन प्यारों को हमने काली धरती के सपुर्द किया वो जन्नत में सितारों की तरह जगमगाएंगे। गहरे नीले आसमान की हवा हमारी आजादी होगी। कल हमने एक दूसरे से पीठ फेर ली थी, हमारी नजरों से, हमारी जबान से खून बहाया गया, मगर अब सब खत्म हो गया भाई। अर्तुगरुल कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि हम साथ हैं। आप हमेशा तारीख दिनों में मेरे साथ रहे भाई। इसके बाद कारवां सराय का मंजर दिखाया जाता है। वहाँ कुछ लोग खाना तनावुल कर रहे होते हैं। इतने में वहाँ मर्गन आते हैं और सब लोगों को खाना खाते देखते हैं। वहाँ खाना खाने वालों में आरेको बोको भी मौजूद होता है। वो मर्गन को पहचान लेता है। मर्गन एक खाना खाने वाले को कहता है कि आप दूर दराज के इलाके के इस ताजिर के साथ क्या बांटेंगे। वो शख्स कहता है कि हम अपनी रोटी को 2 हिस्सों में बांटेंगे, अगर तुम भूखे हो तो आ जाओ। इसके बाद मर्गन उसके साथ खाने में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद वो शख्स कहता है कि अगर तुम्हारी रूह भूखी होगी तो हम अपना मकसद बांटेंगे मर्गन। जिन बहादुर जवानों के साथ हम अपना मकसद और रिस्क बांटते हैं, हमारा दस्तरख्वान हमेशा इनके लिए भरपूर रहेगा। मर्गन कहते हैं कि अल्लाह आपसे राजी हो। आरेको बोको भी इन बातों को सुन रहा होता है। इसके बाद मर्गन सरगोशी में कहता है कि मैं आपको इनके खुफिया मकाम पे लेकर जाने आया हूँ। इसके बाद मर्गन सबके सामने कहता है कि खाना खत्म होने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा, आप भी मेरे पीछे आ जाना। इसके बाद काई कबीले में सुबह का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ अर्तुगरुल के पास बमसी आता है। बमसी कहता है कि भाई, आपने मुझे बुलाया। अर्तुगरुल कोई जवाब नहीं देते और बमसी को सिप्पा सालारी का सामान और तलवारें वापस कर देते हैं। अर्तुगरुल कहते हैं कि अपनी कमर बंद के साथ तलवार बांध लो और अपना घोड़ा और काठी तैयार करो, तुम्हारा फराइज संभालने का वक्त आ गया। बमसी ये सुन के इंतहाई खुश और पुरजोश होता है। बमसी कहता है, हजूर आपका शुक्रिया, मैं एक बार फिर अपनी तलवार को आरास्ता करने के काबिल हुआ। अर्तुगरुल भाई, आपने मुझे सजा नहीं बल्कि बदला दिया। अब से अगर मैं कोई गलती करूं तो इसी तलवार से मेरा अंजाम कर दीजिएगा। मैं आपकी कसम खाता हूँ भाई। बमसी कहता है कि भाई, गुनगुत और बाकी सिपाहियों का मामला अभी बाकी है। वो किसी मकसद के बगैर बैठे हैं, मैं उनका भी जिम्मेदार था। मुनासिब होगा अगर आप इनको भी माफ करने का हुक्म सुना दें। अर्तुगरुल कहते हैं कि उनसे भी कह दो कि वो अपनी तलवारें ले लें। बमसी, अब मैं तुम्हें तुम्हारा पहला फरीजा सौंपता हूँ। दरिया पर जाओ और बेबोलत को तलाश करो। दरिया के किनारों और तमाम नहरों को देखो। इसे यकीनी तौर पे तलाश करके लाओ जब तक बेबोलत की लाश नहीं मिल जाती।
इस बात का यकीन हम नहीं कर सकते कि वो मर चुका। बमसी कहता है जो हुक्म, अगर जरूरी पड़ा तो मैं मछली बनकर दरिया में छलांग लगा के इसको तलाश करके लाऊंगा भाई। ये सुन के सब लोग मुस्कुराने लगते हैं। इसके बाद अमरुलू कबीले का मंजर दिखाया जाता है। सिरमा खातून भेड़ की खाल उतारते हुए खुद से बातें करती है और कहती है कि तो जिस आदमी की मैं तारीफें करती थी वही अलबास्ती आप थे भाईजान। अर्तुल साहब और अलबिगाय खातून ने मिलकर आपकी जान ले ली। अब वो इक्तदार में है, मैं इन्हें दिखा दूंगी। इतने में सिरमा के पीछे एक भिखारी आता है और किसी से पानी मांगता है। पानी पीने के बाद वो सीधा सिरमा के पास आता है। भिखारी सिरमा से कहता है कि बेगम साहिबा आप मेरे लिए किसी मदद की तरह लगती हैं, इस बदबख्त भिखारी की कुछ मदद कर दें। सिरमा तेजी से खंजर उसकी गर्दन पे रख देती है। भिखारी कहता है कि सिरमा खातून थोड़ा पुरसकून हो जाइए, मैं आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ। सिरमा कहती है कि कैसी खुशखबरी? वो आदमी कहता है कि आपके भाई अलबास्ती हमारे पास हैं। सिरमा कहती है कि कहाँ है भाईजान, क्या वो जिंदा हैं? भिखारी हाँ में सर हिला देता है। सिरमा कहती है कि तुम कौन हो भाईजान, कहाँ हैं? वो भिखारी कहता है कि किसी जगह बहुत अच्छी तरह छुपे हुए हैं। इसके बाद वो एक मकतूब सिरमा को देता है और कहता है कि हम कौन हैं, जब वक्त आएगा तो आपको पता चल जाएगा। ये कहते ही वो शख्स वहाँ से रवाना हो जाता है। सिरमा मकतूब खोल के पढ़ती है, मेरी बहन किसी को कुछ जाहिर मत करना, हर किसी को यही समझना चाहिए कि तुम्हारा भाई मर चुका है। इन सरजमीनों पर बहुत कुछ बदलने वाला है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक फरीदा है, मेरी तरफ से खबर का इंतजार करो। सिरमा कहती है कि भाईजान मैं आपके लिए इंतकाम लेने को भी तैयार हूँ। इसके बाद गुनगुत और बमसी को सिपाहियों समेत दरिया के अंदर बेबुलत की लाश ढूंढते दिखाया जाता है। बमसी कहता है कि वो कहाँ चला गया। अगर अल्लाह ने तुम्हें काबिल रहम जिंदगी नहीं दी तो मेरा अल्लाह मुझे तुम्हें कत्ल करने का मौका अता कर देगा। गुनगुत कहता है कि अगर वो नहीं मरा तो वो इस पर अफसोस करेगा। बमसी कहता है चलो गुनगुत जल्दी से तलाश करते हैं। दूसरी तरफ अर्तुल को तुर्गुत के साथ जंगल में गुजरते दिखाया जाता है। इसके बाद मंजर पलटता है और अम्मा हाइमा अमरुलू कबीले जाती हैं। उनके साथ सलजान खातून होती हैं। वो एक कालीन अलबिगाय को देती हैं और कहती हैं कि ये एक अजीम खातून के पैरों के लायक है। अलबिगाय कहती है कि हमारे आबाओ अजदाद के खेमे में इस कालीन को देखना हमारे लिए बाइसे शर्फ है। इसके बाद वो लोग बैठ जाते हैं। अम्मा हाइमा कहती हैं कि तीर के लिए तरकश, तलवार के लिए मयान और सरदार के लिए पोस्ट होती है। अब तुम्हें पता है कि तुम्हारी जगह कहाँ है, यही हकीकत है। इसके बाद अलबिगाय वापस तख्त पे बैठती है। हाइमा कहती है कि सबसे पहले तुम्हारे भाई का बहुत दुख हुआ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये वक्त मुश्किल है, लेकिन इस तरह की आजमाइश इंसान को बेहतरीन बनाती है। जिस दिन तुमने अपने भाई को खोया तुम सरदार खातून बन गई। हमारे आबाओ अजदाद का कहना है कि भाई को भाई गुस्से में छुरा मार सकता है, लेकिन अगर गिर जाए तो गले लगा लेता है। इतने में वहाँ सिरमा खातून आ जाती है। अम्मा हाइमा कहती हैं कि अलबास्ती ने जो किया वो कभी भी अमरुलू के नाम को दागदार नहीं करेगा। अब से गैर रस्मी तौर पे कबीले की सरदारनी तुम्हारी बहन है। अभी बहुत काम और तवील सफर बाकी है। जिन वाकयात से हमारे दोनों खानदान मुतासिर हुए, इसका मतलब है कि कुछ अधूरे मामलात हैं जिनको देखना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि दोनों कबाइल एक दूसरे के साथ जिस वजह से बंधेंगे वो अलग नहीं होंगे। इसके बाद दोबारा बमसी और सिपाहियों को बेबुलत को ढूंढते दिखाया जाता है, लेकिन उन्हें बेबुलत कहीं नहीं मिलता। इतने में बमसी की सिपाहियों पे नजर पड़ती है जो तीर लगने से शहीद हो चुके हैं। बमसी उनकी सांसें चेक करता है और कहता है कि ये हमारे सिपाही थे जो अलबास्ती की तलाश में थे। हमें ऐन दिल पर चोट लगाई गई है। गुनगुत कहता है कि ये किसने किया? सिपा सालार बमसी। अलबास्ती इस छलांग के बाद बच नहीं सकता। बमसी कहता है कि यकीनन कोई और लोग भी हैं जो अलबास्ती की तलाश में हैं। वो हमारे सिपाहियों के हाथों से अलबास्ती को छीन कर ले गए हैं। इसका मतलब है कि वो कुत्ता अलबास्ती अभी जिंदा है। इसके बाद गुनगुत तीर को चेक करता है और कहता है कि ये तीर किसका हो सकता है। बमसी तीर तोड़ के गौर से देखता है
اور کہتا ہے کہ میں نے اس طرز کا تیر پہلے کبھی نہیں دیکھا، اس کا نشان بالکل مختلف ہے جو تیر ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا ڈنڈا بھی ان سے مختلف ہے، اس کے پنکھ بھی جس چیز سے بنے ہیں میں اس سے واقف نہیں ہوں۔ بمسی اور سپاہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور بمسی کہتا ہے کہ سپاہیوں کو فوری طور پر واپس قبیلے لے کر جاؤ، مجھے جا کر کندوگدو صاحب سے ملنا ہوگا۔ اس کے بعد منظر پلٹتا ہے، مرگن وہاں پہلے سے جاسوس کا منتظر ہوتا ہے۔ جاسوس کے آتے ہی مرگن کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب جلد ہی آتے ہوں گے۔ جاسوس کہتا ہے کہ تم ارطغرل صاحب کو کب سے جانتے ہو؟ مرگن جواب دیتا ہے کہ جب میں نویان کے لیے کام کر رہا تھا تب میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ وہ جاسوس غور سے دیکھنے لگتا ہے۔ مرگن کہتا ہے ہاں میں بالکل منگول ہوں، برقع خان کی طرح میں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، اور پھر جو شخص ارطغرل صاحب کبھی میرا دشمن تھا اس کے ساتھ میری تقدیر وابستہ ہو گئی۔ اتنے میں ارطغرل اور ترگت گھوڑوں پر آتے ہیں، دونوں میں سلام دعا کا تبادلہ ہوتا ہے۔ جاسوس کہتا ہے کہ میں تورو متائے ہوں، برقع خان کا خاص جاسوس، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دوسری طرف سے اریکو بکا بھی جنگل میں آتا ہے، اس کے سپاہیوں نے نقاب کیا ہوتا ہے اور وہ بھی ارطغرل کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد منظر پلٹتا ہے اور سوگوت دکھایا جاتا ہے۔ کندوگدو کندوز سے کہتے ہیں کہ زیادہ تر تاجر کہاں سے آتے ہیں؟ کندوز کہتا ہے کہ کچھ نیکیا کے کچھ یونانی تاجر ہوتے ہیں اور کچھ قریب کے علاقوں کے مسلمان تاجر۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا بازار بھرپور اور بابرکت ہے، یہ سوگوت کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ کندوگدو کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے ہر طرح کے تاجروں کو راغب کر کے سوگوت کو ایک عظیم بازار بنا دیا، لیکن کندوز یہ کافی نہیں ہے۔ سوگوت کے عقب میں ترک قبائل اور سامنے بازنطینی دیواریں ہیں، اللہ کے حکم سے ہم اس دیوار کو منہدم کر دیں گے۔ ایک بار منگول ان سرزمینوں سے نکل جائیں، ہم باقی تجارتی رستے بھی سوگوت میں لا سکتے ہیں۔ اتنے میں وہاں بمسی آتا ہے۔ بمسی گھوڑے سے اتر کے جلدی سے کندوگدو کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور جیسا کہ ہم دریا کے کنارے الباستی کی تلاش میں تھے، ہمارے سامنے کچھ سپاہیوں کی لاشیں آ گئیں۔ بمسی کچھ تیر کندوگدو کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بتائیں یہ کس کے ہیں؟ میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا حضور۔ کندوگدو تیروں کو غور سے دیکھتے ہیں اور ناظرین اس طرح سے یہاں اس قسط کا اختتام ہوا۔ میں کبھی یہ نکاح نہیں کرنے والی، اور اگر میرے بابا کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ روحان نے اس کو ڈرانا چاہا لیکن اس کا زوردار گہکا کمرے میں گونجا، ہاں تمہارے باپ کو کبھی نہیں پتہ چلنے والا کہ تم کہاں ہو، البتہ اگر تم نے نکاح سے انکار کیا تو تمہارے ماں باپ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تمہارا جو چھوٹا بھائی بھی 1 سال کا، اس نے ایک اور قدم اس کی طرف بڑھایا اور 1 قدم پیچھے ہوئی۔ نہیں تم ان لوگوں کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرو گے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن میں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ میں تو تمہیں جانتی تک نہیں۔ روحان نے بے بسی سے کہا وہ تمہیں کبھی بعد میں پتہ چل جائے گا، لیکن ابھی نکاح کے وقت تم ہاں کر دینا، کیونکہ مجھے کوئی تماشا نہیں چاہیے۔ اگر تم نے انکار کیا تو تم بھی اچھی طرح جانتی ہو کہ کیا ہو سکتا ہے۔ وہ اس کا گال سبزت پا کر باہر نکل گیا اور اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک لڑکی اندر آئی جس کے ہاتھ میں لال دوپٹہ تھا۔ وہ مولوی صاحب آ گئے، انہوں نے یہ آپ کے لیے بھیجا ہے۔ اس لڑکی نے دوپٹہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا مجھے نہیں پہننا، یہ لے جاؤ۔ روا نے دوپٹہ دروازے کی طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ اسی دوران وہ اندر آیا، وہ خونخوار نظر سے روا کو دیکھنے لگا۔ باہر جاؤ، اس نے لڑکی کو غصے سے کہا۔ وہ تو فوراً ڈر کر بھاگ گئی۔ اب وہ روا کی طرف بڑھ رہا تھا جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کے لیے، اور وہ روا کے پیچھے ہوتے جا رہی تھی اور کمر پیچھے دیوار آ گئی۔ وہ بالکل دیوار سے لگ گئی اور بالکل اس کے سامنے تھا۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے کوئی تماشا نہیں چاہیے، لیکن لگتا ہے تم پیار کی زبان نہیں سمجھ رہی۔ وہ اس کے کان میں غصے سے گرایا۔ روا اس کے انداز پر اندر تک سہم گئی تھی۔ پلیز میں نے یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی، یہ ٹھیک ہے؟ پھر میں کہہ دیتا ہوں اپنے بندوں کو، کہہ تمہارے بھائی کو۔ وہ ابھی آگے کہتا کہ روا نے اس کی بات کاٹی۔ میں تیار ہوں، کس لیے؟ نکاح کے لیے، اس نے بمشکل سے کہا اور چہرہ نیچے کر لیا تاکہ وہ اس کو آنسو نہ دیکھ سکے۔
یہ سن کر اس کے چہرے پہ جاندار مسکراہٹ آئی. وہ دروازے کے پاس گیا, دوپٹہ اٹھایا, اس کے پاس آ کر روا کو دوپٹہ پہنایا, اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے کر لاؤنج میں لے آیا. اس نے اشاروں سے اس کو صوفے پہ بٹھا کر کہا. اس سے مکانی انداز میں وہاں بیٹھ گیا, بالکل اس کے برابر میں بیٹھ گیا. مولوی صاحب, آپ نکاح شروع کروائیے. مولوی صاحب یہ کہہ رہے تھے, اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا. اس کے دماغ میں جیسے کسی فلم کی طرح کیسے وہ خوش تھی اور اپنے گھر والوں کے ساتھ, اور آج یہ گرفت محسوس ہوئی تھی. وہ واپس حال میں آئے, اس کو دیکھا جو اس کا محرم بننے والا تھا. اس مولوی صاحب کی آواز آئی, روا بنت جاوید, آپ کا نکاح ارسلان احمد شاہ, والد احمد شاہ سے 5 لاکھ حق مہر ہو سکتا ہے. کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے, اس سے کہتے ہوئے اپنے گلے میں آنسوؤں کا پھندہ محسوس ہوا. روا بنت جاوید, قبول ہے, اس نے مشکل سے کہا. قبول ہے, قبول ہے کہا. اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے جو اس نے پورے وقت روکے ہوئے تھے, اور پیپرز پر سائن کر دیے. کچھ ہی وقت میں وہ روا جاوید سے روا ارسلان بن گئی تھی. اب مولوی صاحب ارسلان یہی سوال کر رہے تھے. ارسلان صاحب نے بھی 3 بار قبول ہے کہا. ارسلان, اس نے پیپرز پر سائن کر دیے. مولوی صاحب اب دعا کر رہے تھے, وہ بالکل گم سے بیٹھی تھی. ارسلان دعا کے بعد اسے سب سے مبارکباد وصول کر رہا تھا. تھوڑی دیر بعد سب چلے گئے تھے. وہ اس کے پاس آیا جو اب تک ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی, اس کا ہاتھ پکڑا. ارسلان کے ہاتھ پکڑنے پر جیسے وہ ہوش میں آئی تھی. جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا, صوفے سے اٹھ کر سپاٹ لہجے میں لیے کہا, مجھے اب گھر چھوڑ دو. ارسلان نے اس کو ایک نظر دیکھا, پھر کچن میں جاتے ہوئے کہا, تھوڑی دیر بعد میں تمہیں چھوڑ کر آ جاؤں گا, لیکن ابھی نہیں. کیوں؟ اب تو تمہارا مقصد پورا ہو گیا, تو پھر مجھے جانے دو. میں نے نکاح کر کے تمہیں ایک بڑی مصیبت سے بچایا. ارسلان نے پانی پیتے ہوئے کہا, نکاح کر کے کس سے تم نے بچایا؟ مجھے بتاؤ مجھے. اس کے پاس جاتے ہوئے بولی, وقت آنے پر تمہیں سب سمجھ آ جائے گا, کیونکہ اگر تمہیں ابھی سمجھاؤں گا تو تم کبھی نہیں سمجھو گی. واپس صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا, ابھی کچھ روا کہتی کہ دروازے پر بیل بجی. ارسلان جا کر دروازہ کھولا تو ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا, لیکن اگلے ہی لمحے اس لیے چہرے پر اطمینان چھا گیا. آئیے ڈیڈ, اس نے دروازے سے ہٹتے ہوئے کہا. وہ اندر آئے تو روا کو دیکھا, اور پھر ارسلان کو, جو بالکل آرام سے جا کر روا کے ساتھ کھڑا ہو گیا. ارسلان, میں نے کہا تھا نا تمہیں کہ میرے کام میں دخل اندازی مت کرنا, لیکن تم نے پھر بھی کی, کیوں؟ انہوں نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا. روا تو ان کی آواز سن کر ارسلان کے پیچھے چھپ گئی. کیونکہ ڈیڈ, میں آپ کو ایک اور زندگی برباد کرنے نہیں دے سکتا تھا. ارسلان نے اطمینان سے کہا, اب تم مجھے بتاؤ گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں, اور یہ لڑکی مجھے دو. وہ غصے سے دہاڑے اور روا کی طرف بڑھنے لگے. روا نے زور سے ارسلان کا بازو پکڑ لیا تو ارسلان کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی, جس کو اس نے بخوبی چھپا لیا, اور اپنے باپ کو روکا. یہ کوئی لڑکی نہیں ہے, یہ آپ کی بہو ہے. روا نے ارسلان احمد اور میری بیوی ہے. اگر آپ نے اس کے ساتھ کچھ بھی کیا تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ میرے باپ ہیں. اس نے روا کا ہاتھ پکڑا اور آگے کرتے ہوئے کہا. روا کو ایک انجانا سا تحفظ کا احساس محسوس ہوا جو وہ کسی کو انعام نہ دے سکا. احمد صاحب نے غصے سے مٹھیاں بھیج لی اور خونخوار نظروں سے دونوں کو گھورنے لگا. روا, پیچھے سے کسی نے روا کا نام پکارا تو سب نے اس شخص کی طرف دیکھا. بابا روا کے منہ سے نکلا تو اس نے اپنے ہاتھ چھڑوا چاہا, لیکن ارسلان کی گرفت مضبوط ہو گئی, اور جاوید صاحب کی آنکھوں سے یہ مزہ مخفی نہ رہا. چھوڑو میری بیٹی کو, انہوں نے ارسلان کے پاس آتے ہوئے کہا. اب آپ کی بیٹی میری بیوی ہے سسر صاحب. ارسلان کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہو گئی. جاوید صاحب سے سوالیہ نظروں سے روا کو دیکھا تو روا نے اپنا سر جھکا لیا. انہوں نے اپنے سوال کی تصدیق مل گئی تھی. بابا وہ میں, روا نے بولنا چاہا, لیکن جاوید صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا. مجھے شرم آتی ہے تمہیں اپنی بیٹی کہتے ہو, یہ صلہ دیا تم نے میرے پیار کا. انہوں نے غم میں غصے کا اظہار کیا. بابا مجھ سے غلط سمجھ رہے ہیں. انہوں نے, ارے روا, تم نے بتایا نہیں ہے کہ تم ارسلان سے محبت کرتی ہو, اور ہم نے یہ تو پلان کیا تھا. احمد صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا. جبکہ ارسلان میں اپنے باپ کو بے یقینی سے دیکھنے لگا, اور روا کا تو مانو کاٹو بدن میں لہو نہ رہے حساب تھا. روا نے اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھا, جن میں اس کے لیے
लबी मोहब्बत होती थी, आज एक नबी पानो नफरत थी। नहीं बाबा, ये झूठ बोल रहे हैं, प्लीज़ आप मेरी बात को यकीन करें। वहाँ पर ने रोते हुए कहा, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी अहमद तुम्हारे गिरफ्तार होने का वक्त आ गया है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, तुम मुझे मेरे ही घर से गिरफ्तार कर रहे हो। अहमद साहब ने कहा, मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास तुम्हारा गिरफ्तारी का वारंट है। जावेद साहब ने वारंट निकाल कर दिखाया, जिसको देखकर अहमद साहब के माथे पर बल पड़ गए। अगले ही लम्हे उन्होंने अपने कोट की जेब से गन निकाल कर उनके ऊपर 2 फायर कर दिए, जिससे रवाह की दिलखराश चीख निकली और वो फोन के पास पड़ी। ये इतनी जल्दी हुआ कि अरसलान को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी, अहमद साहब आराम से फ्लैट से चले गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अरसलान फौरन रवा की तरफ बढ़ा और जावेद साहब को लेकर गाड़ी की तरफ भागा। अभी वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी थी। कैसे वो अस्पताल पहुंची उसको कुछ मालूम ना था। उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था, लाल दुपट्टा कंधे पर लटक रहा था, बाल जो उसने इतनी मेहनत से सेट किए हुए थे सब बिखर चुका था, आंखों का काजल पूरा फैल चुका था। रवा अरसलान ने उसे पुकारा जो कब से गुमसुम खड़ी थी। खामोशी। रवा सुना, अरसलान भी फिर पुकारा, अरसलान मेरे बाबा कुछ नहीं होगा ना? उसने एक उम्मीद से पूछा तो अरसलान ने कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि डॉक्टर को बहुत कम उम्मीद थी वो बची। अरसलान से कोई जवाब न पाकर उसको वो उम्मीद भी टूटती हुई नजर आई। अरसलान बाबा मुझसे सख्त खफा थे, मैंने उनकी आंखों में अपनी नफरत देखी थी, मुझे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, जबकि मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। तुमने मुझसे निकाह किया था ना कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, मुझे धमकाया था और मैंने समझा था कि तुम कोई और वजह से ये सब क्या है, लेकिन मुझे भी तुम अपने बाप के साथ मिले हुए लगते हो। और तुम्हारे अपने बाप के सामने मेरे लिए खड़े होना, ये सब क्या था? सलान मुझे बताओ। उसका सांस बुरी तरह फूल रहा था और बेहोश हो गई थी। सलान फौरन उसका इमरजेंसी वार्ड में लेकर गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए तो उसे परेशानी से पूछा, डॉक्टर मेरी वाइफ कैसी है? आपकी वाइफ का नर्व्स ब्रेक डाउन हुआ है, मैं हमने उनका मेडिसिन दे दी है और कुछ देर में उनको रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, कुछ घंटों बाद वो होश में आ जाएगी, डॉक्टर ने प्रोफेशनल अंदाज में कहा और वहां से चले गया। कुछ घंटों बाद रवा के कमरे में दाखिल हुआ तो रवा आंखें खोले छत को देख रही थी। उसके आहट पर उसकी तरफ देखा, लेकिन आंखें मूंद ली। रवा उसने आवाज दी, अरसलान प्लीज यहाँ से चले जाओ, उसने मिन्नत भरी आवाज में कहा। अरसलान ने उसको एक नजर देखा, बाहर निकल गया। एक हफ्ते बाद वो उनका हाथ पकड़े बैठी थी, जिसे पर ड्रिप लगी हुई थी। उनका पूरा जिस्म मशीनों में जकड़ा हुआ था। एक गोली जो सीने के पास लगी थी उसको आंखें ऑपरेशन में निकाल लिया गया था, लेकिन ज्यादा खून जाया होने की वजह से और गोली बहुत नाजुक जगह पर लगने की वजह से वो कोमे में चले गए थे। बाबा प्लीज आप उठ जाए ना, देखें ना मामा आपके बगैर बिल्कुल चुप हो गई हैं, हमदा भी आपको बुलाता है। और जहाँ तक ये बात मेरी, मुझे पता है आप मुझसे सख्त खफा हैं, लेकिन आपकी बेटी बिल्कुल बेकसूर है, मामा भी मुझे कसूरवार समझती हैं। उसके हाथ की गिरफ्त मजबूत थी कि जैसे अगर उसने छोड़ दिया था वो बिल्कुल अकेली रह जाएगी, बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई बच्चा भीड़ वाली जगह पर बे मशीन की आवाज पर उसने सर उठाया कर देखा तो वहां स्क्रीन पर सीधी लकीर बनी हुई थी। वो लकीर उस बात की तस्दीक कर रही थी कि हाँ, एक और शख्स उस दुनिया को छोड़कर अपनों से बहुत दूर चला गया, जहाँ से कभी कोई लौट कर नहीं आया और ना आएगा। ये तो दुनिया है जहाँ पर एक को अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। हम दुनिया में मगन होकर ये क्यों भूल जाते हैं? वैसे इस स्क्रीन को देख रही थी और बार बार नफी में साहिल आने लगी कि ये सच नहीं हो सकता। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। आवाज ऐसे कहीं खो गई थी। वो हारे हुए अंदाज में कुर्सी पर ढह गई और उसके हाथ अपना सर पर रख दिया, हिचकों से रोना शुरू कर दिया। डॉक्टर मशीन की आवाज सुनकर आए थे और देखने के बाद उनका चेहरा सफेद कपड़े से ढक दिया। बाहर जाकर इन्फॉर्म कर दें। नालिया गए बेगम तो उनकी मौत का सुनकर बेहोश हो गई और मुराद साहब
वहीं कुर्सी पर बैठ गए, किसी हारे हुए शख्स की तरह बुरी तरह रो रहे थे। रोते भी कैसे, इकलौती जवान औलाद को उन्होंने खो दिया। कौन कहता है कि मर्द रोता है नहीं है? हाँ, वो रोता है। सिर्फ एक अरसलान था जिसको रवा की फिक्र थी। वो फौरन अंदर कमरे में गया। उसका दिल कट कर रह गया। रवा ने उनका हाथ पकड़े रो रही थी। उसके अंदर इतनी हिम्मत ना थी कि वो उसका सामना करता, क्योंकि वो भी अपने आप को कसूरवार समझ रहा था। उसने एक भरपूर नज़र उस पर डाली, वापस चला गया। हाल में उसके बाद अरसलान एक हफ्ते में कहीं चला गया। उसके बाद 2 साल बाद मामा का इंतकाल हो गया। तब तक वो मुझे ही जिम्मेदार ठहराती रही थी। उस अरसे में लोगों ने बहुत बातें बनाई थी और बहुत बड़े डिप्रेशन में जा रही थी। दादा ने मुझे इस्लामाबाद बुला लिया, क्योंकि उसका बिजनेस यहीं था और बार बार कराची नहीं आ सकते थे। तब से अब तक हम यही रह रहे हैं। रवान ने उसे पूरा बता दिया। उस पूरी बात में उसके चेहरे पर दुख के साए थे, लेकिन आंख से एक भी आंसू नहीं निकला था। रवा, तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ, लेकिन तुमने किसी को कुछ नहीं बताया? शहरियार ने पूछा। क्योंकि मैं लोगों को सिंपैथी लेना पसंद नहीं करती, उसने स्पॉटलाइट चेहरे से कहा। मैं आया था कराची में तुम्हारे घर, लेकिन वहाँ ताला लगा हुआ। लेकिन देखो, फिर भी हम यहाँ कैसे मिले? शहरियार ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, वैसे तुम कब आए थे इंग्लैंड से? उन्होंने इश्तियाक से पूछा। 3 साल पहले। सबसे पहले कराची गया था। दिल में यही था कि हाँ, तुम वहाँ जरूर होगी, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। फिर हम यहाँ इस्लामाबाद आ गए। शहरियार ने कहा। अब तुम क्या चाहती हो? थोड़ी देर की खामोशी के बाद शहरियार ने पूछा कि इस मामले में? रवा ने अनजान बनते हुए कहा। रवा ने, तुम जानती हो मैं क्या कह रहा हूँ? तुम क्या चाहती हो? पता नहीं शहरियार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उस बात सुनकर शहरियार मुस्कुराया। एक दिन आ ही जाएगा रवा, ये मोहब्बत समझ में आ ही जाती है, लेकिन तब तक नहीं आएगी जब तक तुम खुद उस बात का इकरार नहीं करोगी। वरना मोहब्बत के पर तो कब के तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो चुकी है। बस तुम्हें अंदाज़ा नहीं हो रहा, क्योंकि तुम खुद समझना नहीं चाहती। लेकिन मेरी दुआ है कि तुम्हें इस बात का अंदाज़ा जल्द हो जाए, वरना कभी कभी बहुत देर हो जाती है। मैं बहुत पछतावे के बाद अलावा कुछ भी नहीं रह जाता। शहरयार उससे दिल में मुखातिब हुआ। कहाँ गायब हो? रवा ने उसकी आंखों से सामने चुटकी बजाई। कहीं नहीं, उसने कहा। अच्छा शहरयार, मैं चलती हूँ, उठते हुए बोले। उसके साथ शहर भी खड़ा हो गया। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। शहरयार ने कहा। अल्लाह हाफिज। गाड़ी बहुत ही तेज रफ्तार में अपनी मंजिल की तरफ रवाना थी। अंदर बैठे शख्स के होंठों पे मुस्कुराहट थी, लेकिन वो गाड़ी चलाने के साथ कुछ सोच रहा था। अच्छा था या बुरा, ही आने वाले वक्त ही बताएगा। उसने गाड़ी एक झटके से रोकी और गाड़ी से उतर गया। उसके सामने खस्ता हाल बिल्डिंग थी। बाहरी दीवार का रंग उतर चुका था, जगह जगह दरारें बन गई थी। उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ तो एक ठंडी हवा उसके आर पार हो गई। जितनी वो बिल्डिंग बाहर से खस्ता हाल थी, उसके बरक्स हर चीज नई थी। वो लंबी राहदारी अबूर करके एक कमरे के सामने आ गया। दरवाजा खटखटाया। कम ऑन। अंदर से आवाज आई तो वह शख्स अंदर दाखिल हुआ। अंदर बैठा शख्स मुंह नीचे करके कुछ फाइल्स चेक देखने में गर्क था। आहत पर उसने अंदर आते शख्स को देखा। चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। काम हो गया? उसने अपने रोबदार आवाज में कहा। हाँ, सारा काम हो गया। वह ट्रक का कल तक यहाँ पहुँच जाएगा, उसने मुदबाना लहजे में कहा। गुड। और वहाँ कोई गड़बड़ होनी नहीं चाहिए, और अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। जी नहीं होगी, उसने कहा। मुझे यकीन है ही नहीं होगी, क्योंकि तुम अपना सारा काम बहुत अच्छा करते हो। उतने कम अरसे में तूने मेरा भरोसा हासिल कर लिया, जो कि बहुत मुश्किल है। मुझे खुशी है कि आपने मेरे ऊपर भरोसा किया है, और आप वो इस भरोसे को कभी नहीं तोड़ेंगे। लेकिन उसके दिमाग के अंदर कुछ और चल रहा था। ठीक है, तुम जा सकते हो, और अब मुझे बार बार इन्फॉर्म करते रहना। बाहर आकर उसने कई फोन को बुलाया। वहाँ तुम बर वक्त पहुँच गए थे, वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए बोला। उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात थे। व्हाट? तुम लोग क्या कर रहे हो? अगर उसको खबर हो गई ना तो सारा प्लान
खराब हो जाएगा। मैंने अभी के लिए उसको टाल दिया, लेकिन वो मुझसे वापस पूछेगा और मैं उसको शक में नहीं डाल सकता। तुम लोग अपना काम जल्दी करो। वहाँ उस ट्रक में हर लड़की उनके घर बाहिफात घर पहुँचा देना। उसने ये कहकर फ़ोन काट दिया और गाड़ी में बैठ गया। वो घर के बाहर वाले गेट पर खड़ा था। कुछ देर के वक्फे के बाद अंदर की तरफ चल दिया। दरवाजे पर पहुंचकर उसने घंटी बजाई। दूसरी जानिब दरवाज़ा खुला गया तो उसे वहां देखकर कदर हैरान हुआ। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और पहले अंदर आओ, आने दो फिर बात। शहरियार ने कहा। तुम मुकाबिल शख्स थोड़ा शर्मिंदा हो अंदर आने का रास्ता दिया। वो उसको लेकर ड्राइंग रूम में ले आया और मुलाजमत से कहा चाय मंगवाई। तुम्हारे जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि मुझे तुम्हारे घर का कैसे पता चला था। मैं बताता चलूं। मैंने आयशा से तुम्हारे घर का एड्रेस पूछा तो दानियाल के चेहरे पर कंफ्यूजन देख शहरियार ने वजह दी। ओह अच्छा, दानियाल ने देखा। मुझे तुमसे मदद चाहिए। दानियाल शहरियार कुछ लम्हे बाद गोया हुआ। कैसी मदद? दानियाल ने पूछा। रवा की बर्थडे आ रही है। शहरियार ने कहा। हाँ, भाभी की बर्थडे आ रही है, दानियाल ने खुशी से बोला। दानियाल की भाभी बोलने पर शहरियार ने कनखियों से उसको देखा। वो दानियाल को समझ नहीं आया कि क्या बहाना बनाए। फिक्र नहीं करो, मुझे पता है उन दोनों के निकाह के बारे में। शहरियार के कहने पर दानियाल ने सुख का सांस लिया। मैं सोच रहा हूँ रवा की बर्थडे से सेलिब्रेट करने का। शहरियार फिर गोया। वहाँ तो कर लो, तुम्हें कौन मना कर रहा है पागल। मैं इस बर्थडे के जरिए सलान और रवा के दरमियान सब कुछ सही करना चाहता हूँ। देख भाई, इन दोनों का मामला है, हम क्यों बीच में आए? देखो दानियाल, रवा अभी तक थोड़ी बहुत अरसलान से बदगुमान है। इस वजह से वो सही से फैसला नहीं कर पा रही और मैं नहीं चाहता कि कुछ गलत फैसला करे और बाद में पछताए। या फिर भी हम उस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते। ये अरसलान ही सारी बदगुमानी दूर कर सकता है। तो तुम अरसलान से बात करो ना, इसी वजह से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं क्या बात करूँ? दानियाल ने नासमझी से पूछा। शहरियार अब उसको प्लान बताने लगा। प्लान की आखिरी में दोनों के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। अब अरसलान को समझाना तुम्हारा काम है, शहरियार ने कहा, जिस पर दानियाल ने बड़े बड़े मुंह बनाकर कहा शुरू कर बना के क्या मुझे मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालने का बोल रहे हैं? दानियाल ने मुंह बनाते हुए कहा। ओह कम ऑन, तुम्हारा दोस्त है, कोई जंगली जानवर नहीं। शहरियार ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। तुम्हें क्या पता? दानियाल ने बड़बड़ाते हुए कहा। अच्छा चलो, अब मैं तो चलता हूँ। आई होप हमारा प्लान काम कर जाएगा, शहरियार ने उठते हुए कहा। इंशाल्लाह। दानियाल ने उसका शेफ करने दरवाजे तक आया। दोनों बगल खीर हुए और फिर शहरियार चला गया और दानियाल भी अंदर चला गया। अगले दिन दानियाल ने प्लान के मुताबिक आयशा और समीका का कहा कर दिया। ओ माई अल्लाह, मैं यकीन नहीं कर सकती, आयशा ने तकरीबन चीखते हुए कहा। लड़की, तुम तो अपना ये लाउड स्पीकर कहीं और जाकर शुरू करो। शहरियार ने कान पर हाथ रखते हुए कहा। तुम मेरी आवाज से जेलस मत हुआ करो। आयशा ने उसके दांत से बाल झटकते हुए कहा। जेलस और मैं मोहतरमा, तुम्हारी आवाज सुनकर तो मुर्दे भी बाहर आ जाएंगे कि क़यामत आ गई है। शहरियार ने संजीदगी से कहा, लेकिन उसकी आंखों से वादे शरारत झलक रही थी। शहरियार की बात पर सब ने अपना कहकर रोकने की अपना सर नीचे कर लिया, लेकिन आयशा ने उन सबको मुस्कुराहट देख ली थी और उनके तन बदन में आग लगी थी। आयशा अपना ड्रिंक शहरियार के ऊपर उछाल दी, जिससे शहरियार की हंसी बंद हुई और अब हंसने की बारी आयशा की थी और बाकी सब भी अपनी हंसी को रोकने में नाकाम हो रहे थे। तुम्हारी इतनी हिम्मत? शहरियार ने खूंखार नजरों से उसको देखा, जैसे वो अभी उस वक्त उसको निगल जाएगा। हाँ, मैं इतनी हिम्मत, और मुझे तो दाद मिलनी चाहिए इतने अजीम कारनामे पर, आयशा ने हंसते हुए कहा। शहरियार ने पास रखा ठंडा पानी का जग लिया और पूरा का पूरा आयशा के ऊपर उंडेल दिया। ठंडा पानी आते ही आयशा के ठंड के मारे चीख निकल आई और अब वो शहरियार को ऐसे देख रही थी जैसे कच्चा चबा जाएगी। तुम दोनों से बस कर दो, क्या तुम टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते रहते हो? दानियाल ने उन दोनों को झड़का। पहले स्टार्ट शहरियार ने किया है, तुम खत्म मैं नहीं करूंगा। आयशा ने दांत पीसते हुए कहा। ओह, खत्म तो मैं ही करूंगा। शहरियार ने मुंह बनाते हुए उसकी नकल उतारी। तुम कुछ भी नहीं कर सकते चुड़ैल,
کیونکہ بدلہ لینے کے لیے سوچنا پڑتا ہے. تمہارے پاس تو ویسے بھی دماغ کی کمی ہے، تم خود تو دور کی بات تم سوچتے نہیں سکتی. شہریار نے زبان نکالتے ہوئے کہا. شہریار تم آج میرے ہاتھوں سے قتل ہو جاؤ گے. عائشہ نے چیخ کر کہا. بس کر دو تم دونوں، کیا بچے کی طرح جھگڑتے رہتے ہو؟ کوئی چھوٹے منہ کا کے بچے تو نہیں ہو، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو، حد ہوتی ہے. لیکن تم دونوں کی تو پتہ نہیں کون سی دشمنی ہے، بالکل انڈیا اور پاکستان لگتے ہو جن کے سال لڑائی چل رہی ہوتی. دانیال نے دونوں کو بیچ میں آتے ہوئے کہا. سمیکا یار تم عائشہ کو لے کر میری بہن کے کمرے میں لے جاؤ، ان کے کپڑے دے دو. شہریار تم میرے ساتھ آؤ. دانیال نے پہلے سمیکا سے مخاطب ہوا، پھر شہریار کو لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا. تھوڑی دیر بعد وہ سب گیسٹ روم میں موجود تھے اور جس بات کے لیے آئے تھے وہ کرنے لگے. سب کو سمجھ آ گئی تھی. دانیال نے سب پر ایک نظر دوڑائی. لیکن ہم روا کو علم میں لائے بغیر یہ کیسے کریں گے؟ عائشہ نے اپنا خدشہ ظاہر کیا. سمپل، تم دونوں اسے شاپنگ پر لے کر جاؤ گے. دانیال نے اپنے تیئے سے حل نکالا. لیکن وہ شاپنگ کے لیے بالکل راضی نہیں ہوگی. اگر سمجھو وہ بھی گئی تو کیا کہہ کر ہم اسے وہاں کیسے لے آئیں گے؟ عائشہ نے پھر پریشانی سے کہا. یہ تم دونوں کا ہیڈک ہے. اس بار شہریار نے کہا جس پر دونوں لڑکیاں اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی. تم لوگ کچھ بھی بہانہ بنا لینا، وہ مان جائے گی. دانیال نے جلدی سے کہا کہ خام خواہ پھر عائشہ کچھ بولے گی اور پھر شہریار، تو پھر روکنا مشکل ہو جائے گا. عائشہ اور سمیکا دونوں نے سر اس بات میں ہلا دیا. اب اصل مشکل مرحلہ تھا ارسلان کو، جو کہ اکیلے دانیال کو طے کرنا تھا، کیونکہ شہریار کے مطابق ارسلان اس کو پسند نہیں کرتا، اور ویسے بھی مگر مچھ کے منہ میں کون ہاتھ ڈالے. وہ دونوں اس وقت کیفے میں آمنے سامنے بیٹھے تھے. کافی کے نکلتے بھاپ میں یہ معلوم ہو رہا تھا کہ ابھی ان کو آئے ہوئے تھوڑی دیر نکلی ہوئی تھی. 5 منٹ ہو گئے لیکن کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا. یاسف، تجھے تیرا مکھرا دیدار کرنے کے لیے بلوایا. ارسلان نے جھنجھلاتے ہوئے طنز کے ساتھ تیر چلائے. ہاں تو دیکھ لے، کوئی حرج تو نہیں ہے. دانیال نے چڑھ کر کہا. اف چھوڑ یہ سب، اب بتا تو نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ یار بھابھی کے برتھ ڈے آ رہی ہے، دانیال نے کہا اور پھر بہو ارسلان کا چہرہ دیکھا، لیکن وہاں پر کوئی تاثرات نہ تھے. ہاں تو ارسلان نے کافی کا سیپ لیتے ہوئے کہا. تو یہ کہ تو انہیں سرپرائز دے، دانیال نے ٹھہر کر کہا. یہ سن کر ارسلان کا کافی والا ہاتھ منہ تک جاتے جاتے رک گیا اور دانیال کے ایسے دیکھنے لگا جیسے کہا ہو آر یو سیریس؟ تم مجھے ایسے مت دیکھو. دانیال نے ارسلان کی نظریں خود پر پا کر کہا. اور تم یہ کیوں چاہتے؟ ارسلان نے آئی برو اچکاتے ہوئے کہا. تاکہ تیرے اور بھابھی کے درمیان سب کچھ صحیح ہو جائے. تجھے یہ کیوں لگتا ہے کہ میں ایسا کروں گا؟ ارسلان نے پھر سوال کیا. کیا تو نہیں چاہتا کہ تیرے اور بھابھی کے درمیان سب ٹھیک ہو جائے؟ دانیال نے حیرانی سے پوچھا. وہ میرا مسئلہ ہے، میں خود سولو کر لوں گا. اور کیا تیری روح کو آ کر کرے گی؟ دانیال نے چڑھ کر کہا. ویسے تو یہ پتا تجھے کیسے پتہ چلا کہ اس کا برتھ ڈے آ رہا ہے؟ ارسلان نے جواب دینے کے بجائے سوال پوچھا، جس پر دانیال گھبرا گیا. اب اس جاسوس کو کیا جواب دوں؟ دانیال نے دل میں سوچا. پھر 32 دانت نکالنے پر ہی اتفاق نکال. تم مجھے پتا اور یہ 32 کے 32 دانت تیرے منہ کے باہر ہوں گے اور پھر تو رہنا ساری عمر بڑھو کی طرح. یہ سن کر دانیال نے فوراً اپنا منہ ہاتھ رکھ لیا اور کہیں سچ میں ہی نہ مار دے. وہ بھابھی کی فیس بک آئی ڈی سے پتہ چلا ہے. دانیال نے جلدی سے کہا. اپنی یہ فضول بکواس کسی اور کو سنانا اور بے وقوف بھی کسی اور کو بنانا ہے. اب جلدی سے پوری بات بتائیے. سن کر دانیال نے بڑا سا منہ بنایا اور پوری بات ارسلان کو بتا دی. جب ارسلان کچھ نہ بولا تو دانیال نے پوچھا. ویسے تجھے کیسے پتہ چلا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ کیونکہ تجھے جیسے بے وقوف سے سرپرائز والی بات سننا کچھ عجیب ہے. اور دوسری بات، روا کا کوئی فیس بک اکاؤنٹ نہیں ہے، ارسلان نے کہا اور وہاں سے چل دیا. ارے رک تو جا، بل کون بھرے گا؟ دانیال نے پیچھے سے ہانک لگائی. جب خود بلایا ہے تو پھر خود ہی جیب خالی کر، ارسلان نے کہا. سارا خرچہ مجھے غریب پر ہی ڈال دیتے ہو؟ دانیال سر جھٹک کر کہا.
काउंटर पर आकर बिल किया और सलान के पीछे चल दिया। दिसंबर का महीना चल रहा था। गोया ऐसा महसूस हो रहा था कि सर्दी इस बार सारे बदले लेकर ही जाएगी। इस्लामाबाद में बहुत ही ठंड थी। उसको ये मौसम बहुत पसंद था। उस वक्त वो अपने घर के बागीचे में घर बगैर चप्पलों के ठंडी घास पर दोनों घुटनों के मिलाए बैठी थी। उस पर दिन आया था जिस दिन अरसलान ने आकर उसके सामने डाइवोर्स पेपर्स फाड़ दिए थे। वो दोनों उस वक्त यूनी के गार्डन में बैठे थे और समीका उसे किसी फंक्शन के बारे में बता रही थी और गायब दिमागी से हाँ कर रही थी। रवा क्या हुआ? समीका ने उसे चुटकी से कटा दिया। समीका ये कौन सा मौजिब अंदाज है किसी को बुलाने का? रवा ने अपना कंधा सहलाते हुए कहा, तुम जैसी बहरी को बुलाने का यही अंदाज है। मैं कब से तुमसे बातें कर रही हूँ और तुम हो के बस हूँ हाँ में जवाब दे रही हो। समीका ने कंधे झुकाते कहा, हाँ तो नहीं सुननी थी मुझे तुम्हारी कहानी कि फलां लड़की ऐसी तैयार हुई तो फलां आंटी ऐसे, फलां लड़का ऐसे, तो झटाई का मुजाहरा किया। दफा मरो बदतमीज, समीका ने गुस्से से कहा और भारी सी किताब रवा के सर पर दे मारी। और जंगली एक क्या, आज सुबह से मारने पर तुली हुई हो तुम जैसे सड़ियल, और तुम तो कोई महारानी साहिबा हो ना जो खुद को कोई तोप से चीज समझती हो। रवा ने चिढ़कर कहा, एक्सक्यूज मी। इससे पहले कि समीका कुछ कह दे सलान वहां कर बोला, जी? समीका ने पूछा और रवा इधर उधर देखने लगी। रवा, मुझे तुमसे बात करनी है, क्या तुम 2 मिनट के लिए आ सकती हो? अरसलान ने डायरेक्ट रवा से पूछा जो उसके देखने से गुरेज कर रही थी। क्यों? रवा ने उसके साथ कहीं नहीं जाना चाहती क्योंकि वो अब तक खुद अपने दिल की कैफियत समझ नहीं पाई थी। मैं नहीं चाहता यहाँ पर कोई तमाशा हो। तो अरसलान अपनी बात अधूरी छोड़ दी क्योंकि रवा खड़ी हो गई। मैं चल रही हूँ, रवा ने अपना बैग उठाते हुए कहा। वो दोनों चलते चलते यूनी के पार्किंग एरिया में आ गए। उन दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। पता नहीं कि क्या चाहता है ये शख्स, रवा ने दिल में सोचा। अरसलान, हम यहाँ क्यों आए हैं और ये तुम क्या ढूंढ रहे हो? रवा ने जिद से होकर पूछा। अरसलान ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया बल्कि गाड़ी से एक लिफाफा निकाल कर रवा के हाथ में थमा दिया। ये क्या है? खुद देख लो। रवा ने लिफाफा देखा तो उसके अंदर कुछ पेपर्स है। उन्होंने ना समझी से अरसलान को देखा, फिर पेपर्स निकालने के बाद देखा तो उसके भेजे हुए डाइवर्स पेपर्स हैं। पेपर्स में देखा तो वहाँ सिर्फ उसके साइन थे, वो जो बहुत पहले ही कर चुकी थी, लेकिन अरसलान की कोई साइन नहीं थे। ये साइन करे बगैर देने का क्या मतलब है, समझो? रवा ने आईब्रो चुकाते हुए पूछा, लेकिन उसके दिल में अजीब सा हो रहा था। शायद दुख था कि क्या वो ऐसा कर सकता है। जब उसके सामने कहा तो उससे को नहीं छोड़ेगा, यही कि मैं पेपर्स पर साइन नहीं करूंगा। अरसलान ने कहा, क्यों? रवा ने बजाय गुस्से से कहा, लेकिन दिल में एक खुशी थी, लेकिन शुक्र वो साइन नहीं कर रहा। क्या कल की बकवास समझ नहीं आई थी? अरसलान ने संजलाते हुए कहा, नहीं समझ आई थी। और हाँ, मैंने तुम्हें कह दिया था कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, रवा ने नर्वस अंदाज में कहा, लेकिन दिल से आवाज आई, क्या कर रही हो? दिमाग ने कहा, बिल्कुल ठीक कर रही हो। दिल ने वापस कहा, नहीं करो। दिल ने वापस दलील देनी चाहिए, उसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया। दिमाग ने रवा को होश तब आया जब अरसलान ने उससे वो पेपर्स लिए, उसके सामने उसके टुकड़े किए, जमीन पर फेंक दिए और